रात को कॉपी पेस्ट करते हैं 2-4 पॉलिसीज़ उठा के, एक उसकी, एक उसकी, एक उसकी, एक माशाल्लाह पॉलिसी रेडी हो जाती है। वो पॉलिसी सुबह फ्लोट हो जाती है। लोग जो है उसको बाय नहीं करते कि अच्छा ये क्या हो गया। हमारा पेपर सिस्टम इस तरह है कि हम ईमेल करते हैं और फिर कहते हैं कि प्रिंट लेके आओ और उसके ऊपर फिर साइन करते हैं, फिर वो स्कैन होता है, फिर वो स्कैन होकर जाता है, फिर मतलब है वी आर आधा तीतर आधा बटेर। यूजुअली अगेन होता ही है कि मुझे 2 लाख तो मिलना ही मिलना है। तो मैं काम करूँ या ना करूँ तो अगले जून में जाके देखा जाएगा कि मेरी परफॉर्मेंस पे मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलता है। जी, यूजुअल डिलेमा, 1.5 लाख पे उसको हायर कर लिया है, मुझे 50 पे। ये है, हर जगह पे है, बट आई गेस वी नीड टू वर्क ऑन इट। और अगेन वही बात है कि आपके पे बैंड्स बने होंगे ना, तो देन यू कैन प्ले वेल। जो जेन जी है ना, दे वोंट वेट फॉर कि अच्छा मुझे 3 साल बाद ग्रेजुएटी मिलेगी, तो उनको मेरा 50,000 का जंप, दे मूव ऑन, दे थिंक अच्छा वहाँ पे जाके ना मैं इससे डबल बना लूँगा। सो अगेन कॉम्प एंड बेन इज़ एन एरिया विच इज़ वेरी लिमिटेड। आपको कॉम्प एंड बेन के प्रोफेशनल्स बहुत कम मिलेंगे। उसमें भी कॉम्प एंड बेन की अगर बात करें तो कॉम्प एंड बेन में दे आर सर्टन एरियाज। एक नई डायमेंशन इज़ टोटल रिवॉर्ड, सो वो प्रोफेशनल और ज़्यादा कम मिलेंगे। यूजुअली आपको कॉम्प एंड बेन में सैलरी ही मिलेगी, जो लोग सैलरी बनाते हैं बेस्ड ऑन वो पूरा प्रोसेस उसके ऊपर। अदरवाइज़ जो टेक्निकल साइड है, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ग्रेडिंग, वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत लिमिटेड है, एक नीश काइंड ऑफ जॉब है। So we can focus on that. We'll focus on basics to start with, and then maybe we can focus on that tomorrow. My first question, coming to the topic, why do we work? Yes, one, for money, motivation, passion, learning, attitude. What is the main factor we work for? The sole purpose of even learning is to earn at the end, and the sole purpose of job or business or anything that we do is usually to earn something at the end. So and ये सिस्टम इसी तरह बिल्डअप है पूरी कायनात का भी, कि लाइक आप एफर्ट पुट करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है। सो वो रिवॉर्ड चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो, किसी फॉर्म के अंदर वो रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। सो येस, वी वर्क फॉर मनी, एंड दैट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पेरोल प्रोसेस करना है, और जो अगर टाइम पे ना हो तो गालियाँ पड़ती हैं एचआर को। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उसके फैक्टर्स दैन आगे आएंगे जिसको हम रिव्यू करते हैं। दे आर कैश बेनिफिट्स, दे आर नॉन कैश बेनिफिट्स, देर आर रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस जो एड अप होते हैं, एंड देन दैट मेक अप अ टोटल रिवॉर्ड्स की फ़िलासफ़ी जो जनरेट होती है। सो when we say we work for money, and when how many type of rewards, or if I ask you to classify the rewards, how many type of rewards you can classify? जो पहले टर्म अगेन सिर्फ यूज़ होती थी, दैट वाज कि कॉम्पनसेशन। सो यूजुअली अभी भी अगर हम अपनी लोकल मार्केट में जाएं तो दे आर 70-80% ऑर्गेनाइजेशन विच ओनली पे the comp and ben, yeah, the comp and ben is the financial thing mostly. या उसके साथ कुछ नॉन कैश होंगे, से आपको लैपटॉप देंगे फॉर एग्जांपल, एंड देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। सो काइंड ऑफ कैश है, नॉन कैश है। सो मोस्टली हमारी इंडस्ट्री अभी तक इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और यही बेनिफिट्स ऑलमोस्ट 90-95% ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टअप्स में जाएंगे तो जो एक सबसे एडिड बेनिफिट है जो स्टार्टअप्स ऑफर कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं होता था, वो है स्टॉक ऑप्शंस, जिसको हम देखेंगे। सो लाइक दे मेक यू एन ओनर ऑफ द कंपनी, एंड दैट क्रिएट्स ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, दैट ट्रूली इज़ दैट कॉन्सेप्ट कि आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर बन जाते हैं, एंड देन यू इन्वेस्ट योर एनर्जी। यू नो दैट इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन वुड ग्रो, यू विल हैव सैलरी तो ऑब्वियसली मिलती रहेगी, बट वो जो स्टॉक्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा होकर मिलेगी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्रोग्राम, ईसॉप, जो कंपनीज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं वो शेयर्स इशू कर देती हैं। सो जो नहीं लिस्टेड वो इंटरनली स्टॉक ऑफर कर देती हैं। तो वो काफ़ी, लेकिन वो बहुत कम। सो अगेन सैलरीज जो है ना, कॉम्प एंड बेन मेजर इज़ सैलरी, कैश एंड नॉन कैश बेनिफिट्स, एंड नॉन कैश बेनिफिट्स आर देन you can offer vehicle, there is fuel,
वो फ्यूल कुछ कंपनीज कैश में दे देती हैं, रीइंबर्समेंट कुछ कार्ड दे देती हैं, सो दैट्स नॉन कैश. देन देयर आर फ्यू स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स लाइक EOBI, सोशल सिक्योरिटी जो आपने करवानी है. एंड देन देयर आर रिवॉर्ड्स which are linked with your performance sometimes, and sometimes based on certain events. For example, जी birthdays हो गई, आपकी recognition हो गई, आपका कोई recognition program था, so employee of the month, वो सारा कुछ. So ये सारा broader हर चीज़ मिला के जो चीज़ बनती है, that is total reward. पहला जो business का fundamental goal है या core है, that is your revenue and profitability. And if you are profitable, then you are making those investments. So say आपने sales का target 100,000 था, आपने 120,000 achieve कर लिया, you'll share that 20% pie with your employees. So it's all based on, again, business का तो पूरी की पूरी philosophy is based on your revenues and profitability. आपके जितने अच्छे profits हैं उतनी ही आप इन्वेस्टमेंट फिर अपने एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा करोगे. देयर इज ऑलवेज समथिंग जो बेस सैलरी से स्टार्ट होती है कि यू हायर समवन ऑन द बेस सैलरीज and then you add certain portions of incentives or performance bonuses or variable pays, and based on their contribution then you disburse those amounts. Numbers are, for some particular departments, numbers are very clear. sales का business targets होंगे, sales number लेके आएगा, sales business लेके आएगा और उस business की base के ऊपर आप उनको reward करेंगे. देखिए again, that is what I am telling you, वो mechanism is सीधा cash. आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न इज़ इन फॉर्म्स ऑफ कैश. आपने टारगेट हर किसी को दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो सेल्स का टारगेट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन देयर नंबर अचीवमेंट. HR का टारगेट होगा दे हैव टू से अचीव, फॉर एग्जांपल इन्होंने इतनी वर्कफोर्स लेके आनी है, उन्होंने कॉस्ट को इतना कंट्रोल रखना है. सेम गोज फॉर फाइनेंस. एंड वो सारे जब मैट्रिक्स अचीव होते हैं तो देन आप लेके जाते हैं ना कि वी इन्वेस्टेड दिस 100,000, we got 150,000 rupees का profit. Now we need to share this 50,000 25% एम्प्लॉयज़ को और बाकी कंपनी के पास. So वो सारा नुमेरिक है, परफॉर्मेंस बेस्ड है. आप हर किसी को KPIs दे देते हैं, उस KPI की बेस के ऊपर देन यू डिसाइड कि कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना शेयर एम्प्लॉयज़ के पास जाएगा, कितना कंपनी के पास आएगा. देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल वन, देयर आर परफॉर्मेंस बोनसेस. आप कुछ कैश और अगेन कुछ नॉन कैश चीज़ें करते हैं. The primary motivator is cash. Specifically in current circumstances, आप कैश के साथ लिंक करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस लिंकेज इज़ इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्मेंस के बैंड डिफाइन कर दिए कि इफ़ यू आर अचीविंग 120% ऑफ योर KPIs, या आपका सेल का टारगेट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है और आपने 120 रुपये का टारगेट अचीव कर लिया है, तो यू विल गेट 150% ऑफ द बोनस अमाउंट. सो आप डायरेक्टली लिंकेज क्रिएट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जितनी ऊपर जाएगी, आपका कैश बेनिफिट उतना ऊपर जाएगा. और उसके बाद दूसरी चीज़, देन यू गिव देम प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल से इफ समवन हैज़ अचीव्ड 100% ऑफ देयर KPIs, यू टेक देम टू नेक्स्ट लेवल, फॉर एग्जांपल AM टू मैनेजर, एंड उसके साथ जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी जो है ना वो उनको मिल जाते हैं. से कार ऐड हो जाएगी, फ्यूल ऐड हो जाएगा. सो पूरा एक ग्रेडिंग का मैकेनिज्म होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया होता है, और उसकी बेस के ऊपर फिर बेनिफिट्स डिसबर्समेंट स्टार्ट हो रही है. डिपार्टमेंट के सर्टन प्रोफेशनल्स लाइक सेल का हो गया, कस्टमर सर्विस, उनके लिए तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है, बट एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है. ही गेट्स अ टूल टू रोम इन द मार्केट और वो उसे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बाकी HR, मार्केटिंग, दैट्स बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, that's based on the level that they have achieved in the company. So आप अगर एक एग्जेक्टिव हैं, आपको कार नहीं मिलेगी. Gradually when you grow up the ladder and you achieve the targets that have been assigned to you, then organization will keep adding a certain share in your pie based on what they have devised. उन्होंने डिवाइस किया होगा कि से आपने, वही बात है कि अपने KPIs अगर 100% अचीव कर ली हैं तो आपको इस साल 2 बोनस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल आपका इंक्रीमेंट होगा 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी, एंड यू विल गेट से कार एडेड टू योर कॉम प्लान. सो वो सारा पूरा मैकेनिज्म फिर उसके अकॉर्डिंगली चलता है. आपने KPIs नहीं अचीव किए, यू विल गेट ओनली द रेगुलर इंसेंटिव, सॉरी रेगुलर इंक्रीमेंट विच इज़ जो भी आपका कोलाज हैं वो आपको सिर्फ मिल जाएंगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. सो वो सारा जो है ना वो लिंक्ड है उस परफॉर्मेंस मैकेनिज्म के थ्रू. देखिए वही इंक्रीमेंट्स एंड बोनसेस बोथ आर लिंक्ड विद परफॉर्मेंस. कुछ कंपनीज ने
या इफ़ यू गोइंग टू लेबर लॉज तो कुछ आपने देना ही देना है बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी सारे एम्प्लॉयज़ को। इन्फ्लेशन रेट के साथ यस मैप करना चाहिए और वो इम्पॉर्टेंट है, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। बट देन देयर इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव नो स्टार्टेड गिविंग, क्योंकि इन्फ्लेशन वाला इंक्रीमेंट तो खाली जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है ना वो कवर कर रहा है, मे वो हर किसी को मिल रहा है, वो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक ने परफॉर्म किया और दूसरे ने परफॉर्म नहीं किया, वो सबको मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। जो दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट है दैट इज़ प्योरली लिंक्ड विद योर परफॉर्मेंस, कि आपने अगर 100% अचीव किया था तो आपको से 10% मिल जाएगा, आपने 90% अचीवमेंट किया है तो आपको 8% मिल जाएगा। सो वो साथ साथ हैंड इन हैंड चलता है और वो चलना चाहिए भी। और सेम इसी तरह आपका जो बोनस है वो भी कुछ जगहों के ऊपर इस तरह है कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस होता है और एक बोनस जो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर है। सो लाइक दे गिव 1 ग्रॉस सैलरी और 1 बेसिक सैलरी यूजुअली टू ऑल द एम्प्लॉयज़, और जो दूसरा बोनस है वो उनकी परफॉर्मेंस की कैटेगरी की बेस के ऊपर फिर उनको डिस्बर्स होता है। कुछ कंपनीज छोटी ईद बड़ी ईद उस तरह डिवाइड किया होता है कि अच्छा हाफ सैलरी छोटी ईद पे दे देंगे, हाफ सैलरी बड़ी ईद पे दे देंगे। सो वो इस तरह की क्लासिफिकेशन रहती है। हमारा जितना सेटअप है ना स्पेसिफिकली कोई 70-80% ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड्स डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, इट्स मोस्टली डिस्क्रेशनरी। या तो आपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को या लाइन मैनेजर्स को अथॉरिटी देते हैं और हम उस पर आते हैं, उनको कुछ बजट एलोकेट कर देते हैं कि आपका इस साल का जी 1 लाख का बजट है, आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ये बजट वहाँ पे डिवाइड कर दें। कुछ जहाँ पे ग्रेड हैं यस वहाँ पे फिर वो ग्रेड बेस स्ट्रक्चर चलता है। सो आपने एक ग्रेड्स के ऊपर जो बैंड्स डिफाइन है उस बैंड्स की बेस के ऊपर फिर आप उनकी कैटेगराइजेशन करके तो उनको इंक्रीमेंट्स की स्लैब्स असाइन कर देते हैं और वो स्लैब्स में फिर, और उसके साथ एक नॉर्मल इंक्रीमेंट है, देन अगेन एक इन्फ्लेशन है प्लस एक सैलरी एडजस्टमेंट का इंक्रीमेंट होता है। सो अगर आप जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है या जो लाइन मैनेजर है ही और शी फील्स कि ये पर्टिकुलर इनकम्बेंट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर माई फंक्शन, या इसकी सैलरी विद रिस्पेक्ट टू माई इंटरनल टीम या एक्सटर्नल मार्केट बहुत कम है, तो वो फिर एक पाई वहाँ से ऐड कर देते हैं ताकि वो इम्पैक्ट जो है ना वो ब्रिज हो जाए और सैलरी गैप कवर हो जाए। ग्रेड्स तो होने ही होने हैं, ग्रेड्स के बगैर देखिए ग्रेड्स और वो जो आपकी प्रोग्रेशन, ग्रेड्स डिफाइन योर प्रोग्रेशन। आप हाउ सून यू कैन प्रोग्रेस टू नेक्स्ट लेवल, किस बेस पे प्रोग्रेशन होगी और आपको उस ग्रेड में जाके बेनिफिट्स क्या अलॉट होंगे। सो ग्रेड्स मोस्टली सैलरी तो ग्रेड के साथ होती है मैपिंग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है वो बेनिफिट्स की एलोकेशन है कि आपको से नेक्स्ट ग्रेड में जाके आपकी मेडिकल लिमिट 2 लाख हो जाएगी, आपको फ्यूल 250 लीटर मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी। सो वो फिर वो ना हो तो फिर अगेन बात यही है कि जहाँ पे नहीं है मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो सीन ये होगा कि एक मैनेजर के पास गाड़ी होगी दूसरे के पास नहीं होगी, एक मैनेजर को 200 लीटर फ्यूल मिल रहा होगा दूसरे को 100 लीटर मिल रहा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिसकॉन्टेंटमेंट और बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है और फिर उसको ब्रिज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप ग्रेडिंग पे जाने लगते हैं ना तो फिर यही मसला आता है एचआर को कि अब एक बंदा जो 2 लाख पे है और जिसके पास गाड़ी है आप या तो उससे लें या दूसरे को भी दें, और वो फिर इतना बड़ा प्रॉब्लम आती है कि देन आप उसी मेस को जो है ना वो मेस डिसकॉन्टेंटमेंट क्रिएट कर देता है हर किसी की। एक जॉब इवैल्यूएशन की मेथडोलॉजी होती है यूजुअली। जॉब इवैल्यूएशन में ये होता है कि आप हर जॉब की रेलिवेंट वर्थ मैच चेक करते हैं, उसका डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, आप एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, उसकी बेस पे जॉब की वर्थ निकलती है, वो प्लॉट होती है और उसकी बेस पे फिर आप उस जॉब का कॉम्प एंड बेन फाइनल करते हैं कि मिनिमम कितनी है, मीडियन कितनी होगी और मैक्स कितनी होगी। सो 3 लेवल्स बन जाते हैं कि मैक्स लेवल से अगर मैनेजर एचआर है तो इस पोजीशन की मैक्स सैलरी से 2 लाख होगी, मिनिमम 1 लाख पे हम हायर करेंगे और मीडियन से 1,50,000 होगी। सो आइडियली एवरी इनकम्बेंट ऑफ दैट पोजीशन शुड हैव द मीडियन सैलरी, तो वो एचआर करता है और उसमें मार्केट सर्वेज अगेन ये जॉब इवैल्यूएशन की जितनी एक्सरसाइज होती है सिर्फ मार्केट सर्वे होते हैं, आप कंपेटर्स की डेटा भी लेते हैं, आप कंपेटर्स का डाटा मिलता है कि से एक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजर एचआर लेवल पे 2.5 लाख पे कर रही है, एक 3 पे कर रही है, कोई 2 पे कर रही होगी। सो उसकी बेस पर फिर आप अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं कि हमने सबसे टॉप वाले को मैच करना है, हमने बॉटम वाले को मैच करना है या हमने दरमियान में रहना है। ये सारे फिनोमिनाज अगर आपने उनका जो लिटरेचर है वो रिव्यू किया हो, पॉलिटिक्स बाहर है वहाँ उनके भी सेम इश्यूज़ हैं बॉसेस के साथ, वहाँ पे भी टसल, हाँ
चीज़ ये है कि दे आर नाउ मैच्योर, मच मैच्योर देन अस। सो वो एक साइकिल कर करके प्रैक्टिस सिस्टम्स, उनके पास सिस्टम्स अब अच्छे हैं। सो वहाँ पे जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है ना वो थोड़ा बेहतर है। हमारे पास कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं है, हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है। हम अगेन क्वालिटेटिव अप्रोच पे ज़्यादा चल रहे हैं। सो जब तक आप नंबर से चीज़ ड्राइव नहीं करेंगे कि आपका टर्नओवर रेट 5% से ऊपर जाएगा तो HR वुड बी अकाउंटेबल अगेन विद द लाइन मैनेजर, तब तक आप लोगों को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। सो वहाँ पे थोड़ी सी ये अकाउंटेबिलिटी आना शुरू हो गई है। देन दे आर मैच्योर। एक चीज़ पिछले 50-60 सालों से चल रही है, होते आ रही है। हमारी HR पिछले 10-15 साल से डेवलप होना शुरू हुई है। एंड अभी मैं ये बात कर रहा था कि हार्डली देयर आर 2-3% ऑर्गेनाइजेशन विच आर मैच्योर HR. Rest, if you go into local sector, the admin department, yes, the admin department has been branded as HR, but the practice is not HR. So वो काफ़ी ना, फिर उसमें इशू ये आता है कि then employees get discontented कि अच्छा HR हमारी बात नहीं सुनता, मैनेजमेंट also get discontented कि HR employees की साइड लेता है, and that's the best thing we have to do. We need to take both parties alongside. अगर हम क्लियर पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ के साथ वो ओपन कम्युनिकेशन वो सब कुछ करते रहेंगे तो ग्रेजुअली विल हैव सम से। सो वो इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली योर इंक्रीमेंट्स आर एट सम पॉइंट आर ऑन बेसिक सैलरीज और ऑन ग्रॉस सैलरीज। अच्छा, बेसिक और ग्रॉस की जो डाइवर्सिफिकेशन ना वो भी कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। पहले बेसिक और ग्रॉस का डिफरेंस इसलिए होता था कि पहले जब आज से 5-6 साल पहले अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होते थे। सो बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती थी, तो इसलिए फिर ग्रॉस सैलरी को ब्रेक डाउन करते थे 67% बेसिक, बाकी आपका हाउस रेंट अलाउंस और वो अलाउंस और फिर वो मिला के एक कॉम्पनसेशन सैलरी बन जाती थी। अब योर एवरी थिंग दैट यू आर टेकिंग इज़ टैक्सेबल। सो इतना मसला नहीं है, बट कंपनीज हैव देयर डिवीजन कि अच्छा आपकी 67% बेसिक है, 33% आपका HR हाउस रेंट अलाउंस है, 1-2% कोलाज हैं, एंड this is that. Best practice is that you should calculate anything on your gross salary because that's what you are giving to your employees. Gross के ऊपर your increments, your bonuses, your every plan should be based on. But again practice organization to organization वेरी करती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे बेसिक चाह रहा होता है, तो वहाँ पे हर चीज़ बेसिक के ऊपर चलती है, बोनस सारा कुछ। प्राइवेट सेक्टर में यूजुअली ग्रॉस चलता है। अगर कोई कुछ 5-10% टेक्सटाइल सेक्टर या वहाँ पे जाए तो वहाँ पे आपको बेसिक मिलता है। सो 1 ग्रॉस, सेकंड अगेन क्लियर लिंकेज विद योर परफॉर्मेंस एंड KPIs। वही कर आज के दौर में स्पेसिफिकली आप जितनी इन्फ्लेशन हो गई है ना, सो आपको इधर अ फ्लैट इंक्रीमेंट जिस तरह कुछ कंपनीज ने किया है अभी, से HBL ने आई गेस फॉर 5-6 मंथ्स दे हैव गिवन इन्फ्लेशन का अलाउंस फॉर 6 मंथ्स। पॉइंट इस वक्त सिर्फ ये है देखें कि there is inflation for employees as well as for the employer. So अगर cost employee की बढ़ी है तो cost of doing business भी बढ़ गई है। So क्या employer के पास इतना मसल है कि वो सारे के सारा inflation impact जो एक उसके ऊपर भी आ रहा है और फिर वो 15-16 या 20%, इस महीने 27% की गवर्नमेंट नंबर है, क्या वो सारा इम्पैक्ट कर सकता है एब्जॉर्ब और 27% पास ऑन कर सकता है, या फिर एक म्यूचुअल नंबर के हाफ एम्प्लॉई को और हाफ एम्प्लॉयर को बर्डन करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप करंट सर्कमस्टेंसेस देखें तो बिजनेसेस को भी हिट पड़ी है। आपके बिजनेस नंबर्स बहुत नीचे गए हैं, आपकी सेल्स नीचे चली गई हैं, कॉस्ट एनर्जी की डबल हो गई है, आपकी फ्यूल वो सारा कुछ डबल हो गया है। तो एक साइड के ऊपर वहाँ पे भी तो आपकी बैलेंस शीट जो है ना वो हिल गई है। तो इसलिए ये अगेन आइडियल सिनेरियो, यस इफ़ यू पास ऑन ऑल दी कॉस्ट, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द बिजनेस, सो यू नीड टू बी रैशनल। HR को वो भी देखना है कि यार अगर हम सारी कॉस्ट पास ऑन कर देंगे तो फिर क्या बैलेंस शीट हिलेगी नहीं हिलेगी, और यही चीज़ें HR को लेके जानी है। अदरवाइज़ फिर होता ही है कि हम लेके जाते हैं जो हम प्रपोजल लेके जाएंगे ना कि जी 20% 30% इन्फ्लेशन है, ये सारा इंक्रीमेंट पास ऑन कर दें। नो फाइनेंस और CEO और एनीवन वुड आस्क कि आपने बैलेंस शीट देखी है, हमारे नंबर्स देखे हैं, मैच किया है, कितना इम्पैक्ट आ रहा है। हम पहले ही रेवेन्यू में से 1 मिलियन के हिट ले चुके हैं। सो 1 मिलियन का मज़ीद इम्पैक्ट हमें हमारी बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों को हिला देगा। तो वो आप जब लेके जाएंगे ना, फिर आपके लिए केस लड़ना आसान होगा।
तो इसलिए अगेन देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स बिजनेस टू बिजनेस। जहाँ पे लोगों के पास रेवेन्यूज डॉलर्स में आ रही हैं, दे कैन एब्जॉर्ब समथिंग, क्योंकि डॉलर भी ऊपर जा रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो आपकी अल्टीमेटली कंपनी को इतना हिट नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ पे आप से रुपीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस भी तो हिट हुआ है। और जो अगेन जो रैशनल अप्रोच है वो ये है कि कंपनी को से हम इंक्रीमेंट्स पास ऑन करते करते ये ना हो कि हम दूसरी साइड पे जाने का सोच लें कि मे बी वी हैव टू से गुड बाय टू सम एम्प्लॉयज़, तो वो वाला फैक्टर भी देखना है। तो इसलिए ना बड़ा ये अगेन बड़ा लॉजिकल किस्म का प्रपोजल है जो एचआर ने प्रेजेंट करना है, एंड देन आप उसको कंक्लूड करवा सकते हैं। कमिंग टू दिस पॉइंट के दें, बट आई डोंट थिंक वी कैन पास ऑन द कंप्लीट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट फ्रॉम कंपनी साइड, एंड इफ समवन कैन ऐड ऑन स्टार्टअप इंडस्ट्री स्पेसिफिकली आपने देखा होगा अभी एयरलिफ्ट वन बैड इज लाइक वन बैड नहीं, बट लाइक वन एग्जाम्पल जो हर कोई कोट कर रहा है। उसके साथ साथ 5-6 और स्टार्टअप्स हैं जो क्लोज डाउन हो गए हैं। अब स्टार्टअप्स का मॉडल ये है कि दे हैव टू रेज मनी टू रन देयर बिजनेस, एंड देयर मॉडल इज़ ऑल बेस्ड ऑन ग्रोथ। सो वो ग्रोथ के लिए वो सब्सिडाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, एंड देयर मॉडल इज़ कि आपने कस्टमर लेके आने हैं। सो शुरू में आपने देखा क्रीम आई, ऊबर आया, जो भी आया, सब ने आपको वाउचर्स दिए, डिस्काउंट्स दिए, प्रोमोज दी, एंड उन्होंने एक कस्टमर एक्वायर किया। और अब आप देखें तो उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। सो स्टार्टअप्स के पास पैसे हैं, बट नाउ दे आर वेरी वेरी कॉशियस। पहला, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ग्लोबल रिसेशन है। सो ग्लोबल रिसेशन में अगर स्टार्टअप्स ने आज सारा कुछ लगा दिया तो कल को वो रेज़ कहाँ से करेंगे? सो इसलिए बड़ा रैशनल डिसीजन करना है कि आप अगर आज आपके पास 2-4 मिलियन पड़ा है तो आपने अगले साल 2 साल की प्लानिंग करके वो पास ऑन करना है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, आईटी भी आई बिलीव पिछले 5-6-7 महीने से हर सेक्टर हिला है। हर सेक्टर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है। आई वॉज इन रिटेल, आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद रिटेल। रिटेल वॉज बूमिंग एट डबल द रेट। पिछले 5-6 महीने से लोगों की इन्वेंटरी स्टोर में पड़ी है, सेल नहीं हो रही। लिक्विडेट करने के लिए सेल्स पे सेल लगा रहे हैं, गुड बाइज हो रहे हैं। सो मेरा हमेशा प्रपोजल ये होगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ गुड बाय सिचुएशन वेयर यू से 20-30 फैमिलीज़ का जो है ना वो क्लोज करना, अगर सब उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। सो अगेन हमें अपने पर्सपेक्टिव देखना है, बट हमें कंपनी का पर्सपेक्टिव भी देखना है। सो यूजुअली होता यही है कि एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली बीइंग एम्प्लॉई आप अपना पर्सपेक्टिव देखते हैं, बट वी नीड टू सी कि क्या कंपनी के पास मसल है, और फिर एचआर ने ये रेलेवेंस क्रिएट करनी है। हिस्टोरिकल एग्जांपल कि पिछले साल देखें कंपनी के पास पैसे थे, वी पास्ड ऑन ऑल द इंक्रीमेंट्स, वी पास्ड ऑन द बोनसेस, दिस एंड दैट। इस साल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ गॉन 20-30% अप, रेवेन्यू हैज़ गॉन 30% डाउन। सो ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखें तो आपका 50% का ओवरऑल इम्पैक्ट आ गया है। तो क्या हम वो पास ऑन कर सकते हैं पूरे का पूरा इंक्रीमेंट? मे बी नॉट। तो वो लेके चलें, फिर लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग होगी। ऑब्वियसली कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ नए आएंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बट ये चलता रहता है। लेकिन नंबर्स के अलावा अगर आप बात करेंगे तो फिर वो रैशनल नहीं रहेगा। अच्छा, एक तो वी नीड टू डू अवे विद दैट एनुअल इंक्रीमेंट सिस्टम। इफ़ देयर इज़ टैलेंट इन द मार्केट और आपकी कंपनी के अंदर, एंड इफ़ यू थिंक दैट ही और शी इज़ क्रिटिक फॉर माई बिजनेस, जहाँ पे इंक्रीमेंट बनता है वी नीड टू गिव इट। पहला तो वो जो एक टिपिकल मेथडोलॉजी है ना कि जून में जाके इंक्रीमेंट मिलेगा, और तब तक, एंड स्पेसिफिकली जो आज की वर्क फोर्स है आपके जितने ये जेन जी है, दे वॉन्ट वेट फॉर जून कि आप जून इंक्रीमेंट देंगे तो वो वहाँ पर रुके रहेंगे, नहीं। दे नीड कैश एट पर्टिकुलर मोमेंट। उनको मार्केट में 50,000 ऊपर मिलेगी, देर गो। पहला तो टैलेंट के ऊपर फोकस रखना है। एचआर का पूरे की पूरी गेम में यूजुअली मेरी सिंपल फिलॉसफी है, एचआर के 2 काम हैं, एक टैलेंट एक्विजिशन और दूसरा रिटेंशन। उसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा। बाकी सारे काम इन कामों को करने के लिए हम करते हैं कि हम सैलरी देते हैं, हम इवेंट्स करवाते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, लटरन पटरन जो भी कर रहे हैं। सो हमारे 2 काम हैं। सो अगर आप
वो इंक्रीमेंट अगेन साइकिल का वेट करते रहेंगे और वो टिपिकल एचआर रहेंगे, तो फिर आप मार्केट में स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स या दूसरे जो कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आपका एक बंदा दूसरा, अभी तो स्टार्टअप्स में थोड़ा बिजनेस स्लो है ना ड्यू टू दिस रिसेशन। वंस लाइक मार्केट बूम करेगी ना तो फिर ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा कि आपका जो रिसोर्स है वो 2 लाख पे कोई और ले लेगा, आप 3 लाख पे कोई और रिसोर्स लेके आएंगे। तो इसलिए आपको पहले ये प्रोएक्टिव रहना है हर वक्त कि आपका रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। यू नीड टू सी, मे बी साल में 2 दफ़ा इंक्रीमेंट देना पड़े, लेकिन टैलेंट को देना पड़ेगा। और देखिए मैं एक चीज़ कहूँ कि एचआर को ना थोड़ा ट्रेडिशनल से ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वी आर टू ट्रेडिशनल कि अच्छा साल में एक दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, परफॉर्मेंस रिव्यू जून में जाके होगा, बोनस दिसंबर में जाके से मिलेगा, लीव बस 10 ही मिलनी है और नहीं मिलनी। सो वी नीड टू अगेन, हमें ये जाके ना प्रपोज करना है। एंड ये प्रपोज हम तब करेंगे जब अगेन हमारा नॉलेज सेट हमारे पास होगा। सो वी जस्ट डू नॉट टेक डाटा कि अच्छा हम सिर्फ जाके देखें कि अच्छा 2 कंपेटिटर्स ने ये किया तो ये कर दें। वो उसकी बिजनेस सेंस पहली चीज़ बननी चाहिए, हर चीज़ की बिजनेस सेंस। कंपनी इज़ देयर टू अर्न प्रॉफिट, एनजीओज नहीं है। यस, सो दे आर रन ऑन प्रॉफिट। आप अपना देखिए, मैं हमेशा सबसे पहले आप अपने आप को देखें। आपको अगर उस जॉब के अंदर फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप कर रहे हैं ना। तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं है और आपको कोई और जॉब मिल रही है 100 से 150 की, यू विल मूव ऑन, राइट। सेम गोज फॉर द कंपनी, दे आर देयर टू अर्न प्रॉफिट। और वहाँ पे अगर 10-15% मार्जिनल गैप है तो फिर भी शायद वो एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन से अगर 10% की हिट है ना, तो देन वी नीड टू सी फ्रॉम द कंपनी परस्पेक्टिव टू कि क्या वो सस्टेन कर सकती है, और कल क्या ये डिसीजन फिर दूसरी साइड पर नहीं चला जाएगा कि आज अगर इंक्रीमेंट पास ऑन कर रहे हैं और कल पता चले कि हमें से 20-30-50 लोगों को गुड बाय करना पड़े ऑन द कॉस्ट ऑफ दी सेंडिंग टैलेंट होम। आई वॉन्ट एडवाइस कि आप वो करें। सो इसलिए अगेन बी रैशनल, लॉजिकल, नंबर बेस्ड गेम हमेशा रखें अपने पास और उसकी बेस के ऊपर फिर अपना गेम प्ले करें। एंड प्लस अगेन येस, इफ़ देयर इज़ गैप और अगर आपको पास ऑन करना है इंक्रीमेंट तो डू दैट बेस। बट अगेन टैलेंट क्रिटिकल कितना है, बिजनेस के लिए क्रिटिकल है या नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर, अगर एक इंजीनियर छोड़ के जा रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप अगर उसको 50,000 दे के रोक के बिज़नेस सस्टेन करवा सकते हैं तो देन दैट्स अ वाइज आइडिया, रादर देन कि वो चला जाए और उसके बाद फिर आप 2-3 महीने लगा के सर्च करें, फिर कोई आए उसको समझ ना आए, एंड देन यू कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। तो इसलिए ये बड़ा अगेन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड पर्सन टू पर्सन। ये भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि जिसको आप रोक रहे हैं अगेन वो अगेन इट्स ऑल बिजनेस डिसीजन ना कि वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एंड देन यू हैव टू टेक कॉल। आई कैन, देयर वाज अ रिसोर्स लाइक फ्यू मंथ्स बैक who got in salary 3 times than we were giving. Now I had discussion with my CEO and I asked, see, we need to take a call. And sometimes organization need to take a call कि letting this resource go at this moment is the best decision because you cannot आप अपनी जो slabs हैं उनको बिल्कुल हिला नहीं सकते। So आप 200% तक तो जा सकते हैं, मे बी आप 300% तक नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो अगेन फिर बाकी इक्विलिब्रियम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो एंड वी डिसाइड कि येस, वंस लेट दिस गो, और हमें पता चल जाएगा कि हम सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दिस विल बी एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस टू कि रिसोर्स के बगैर क्या हम इतना क्रिटिकल नहीं था, पहली चीज़। दूसरा कि वी विल टेस्ट आवर सेल्व्स कि अगर वो रिसोर्स गया है तो क्या हम सस्टेन कर लेंगे। सो वी वर एबल टू सस्टेन। अच्छा, अब बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि यस आप किसी को इंक्रीमेंट देते हैं और अगेन वो मैच्योरिटी बहुत कम होती है लोगों के अंदर। सो दे गो एंड टेल एवरीवन कि देखा मैंने तो रिज़ाइन किया था और मेरा तो हो गया। सो पहली चीज़ अगेन ये कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि पीपल नीड टू कीप देयर सैलरीज टू देमसेल्व्स एंड वी नीड टू टेल देम दैट दिस इज़ बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड योर अचीवमेंट्स, एंड ये कोई जर्नल सिनेरियो नहीं है। एंड सेकेंडली व्हेन पीपल आर मेकिंग दैट एन एक्सक्यूज़ या फिर उसको प्रेसिडेंट के तौर पे कि अच्छा उसकी बढ़ाई है, तो टेल देम क्लियरली कि ऑल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आप x + y कर लें, वील गिव यू दैट। सो आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस जितनी क्लियर होंगी ना उतना ईजी होगा आपको लोगों को रिस्पॉन्ड करना। समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, समटाइम्स यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक
कि अच्छा वी आर रिव्यूइंग ऑल द सैलरीज एक्सेट्रा एंड वील एडजस्ट योर सैलरीज, यस वील गेट बैक टू यू। सो देखो ये अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, HR इज़ ऑल अबाउट सिचुएशंस। आप एक सिचुएशन में किसी के साथ किसी तरह डील करते हैं, उससे अगले 10 मिनट के बाद कोई और आता है तो आप किसी और तरह डील कर रहे होते हैं। सो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, बट कंप्रोमाइज़ जहाँ पे अगर वही बात है कि आपको अगर रिसोर्स की बिजनेस जस्टिफिकेशन है ना, तो देन यू नीड टू टेक द कॉल। अच्छा, अगर मैं एक आइडियल अगेन HR बताऊँ ना, तो वही बात है कि पहला टैलेंट आ गया, कितना अच्छा टैलेंट था नहीं था। सो पहला तो प्रोसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप राइट फिट हायर करें ताकि आपके जो गैप है वो कम हो। अनफॉर्चुनेटली एक इशू ये है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस है दैट इज़ वेरी फ्लॉड। सो वी हायर बेस्ड ऑन आवर नीड्स। हमारी कोई कल्चर फिट नहीं चेक होता, कोई कॉम्पिटेंस चेक नहीं होती। लाइन मैनेजर को पसंद आ गया, HR चाहे दीवार में टकरे मार दे के नहीं रखना, वो कहेंगे मैं नहीं रखना है, तो बंदा आ गया। अच्छा, दूसरा अगेन सक्सेशन या टैलेंट ट्रेनिंग यही सब कुछ, it is honestly non-existent in 99% of the organizations. Yes, this is very important. Yes, this is critical. But हम ऑपरेशन से ही बाहर नहीं आते। हम सारा दिन जाके ना 2 ग्रीवेंसेस, 5 सैलरी के केसेस, 6 लोन, 2 हेल्थ इंश्योरेंस, यही करते रहते हैं। फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ HR टू लेके नीचे सुपरवाइज़र, एग्जीक्यूटिव, सब एक काम कर रहे हैं। एक किसी की ग्रीवेंस देख रहा है, दूसरा किसी की देख रहा है, तीसरा किसी का फ़ोन ले रहा है। आइडियल सिनेरियो होना ही ये चाहिए या ज़रूर कि सक्सेशन, और सक्सेशन में ये है कि आपके पास एटलीस्ट एक इंटरनल और 2 एक्सटर्नल सक्सेसर रेडी होने चाहिए। सो से आपका बंदा क्रिटिकल है और आपको पता है कि मार्केट में कंपटीशन भी है और कल को ये छोड़ के जा सकते हैं। मेरा फाइनेंशियल मसल इतना नहीं है कि मैं इसको 2 से 4 लाख दे सकूँ। यस, 2 से 3 तो दे सकता हूँ, 2 से 4 लाख दे सकूँ, तो आई शुड हैव हिज बैकअप और रेडी। लेकिन हम वो नहीं करते क्योंकि अगेन हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। द इशू विद HR इज़, अगेन हम इससे थोड़ा दूर, बट इशू विद HR इज़ दैट वी डेवलप पॉलिसी ऑन आवर लैपटॉप विद इन आवर रूम विद CEO, एंड इन द इवनिंग एट 6 PM वी रोल आउट एंड देयर इज़ नो बाय इन। लाइन मैनेजर का नहीं है, किसी का भी नहीं है, उनको ईमेल चली गई, अगले दिन सबको फ़ोन करके आपने सक्सेसर देना है, हमें नहीं देंगे। मैं भी हूँगा तो शायद ना दूँ कि लाइक वाई यू आर आस्किंग मी माई सक्सेसर, कोई गिव मी लॉजिकल जस्टिफिकेशन। सो हम जो है ना वो सिर्फ कमरे से लैपटॉप से बैठ के काम कर देते हैं। हमेशा सक्सेसफुल तब ही होंगे जब आप लाइन मैनेजर को ऑन बोर्ड करेंगे, और अगर लाइन मैनेजर ऑन बोर्ड है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरी अगली पोजीशन, मैं भी अगली पोजीशन के लिए रेडी हो रहा हूँ। सो इफ़ आई एम गेट लाइक मेकिंग 2 सक्सेसर रेडी फॉर मी, आई एम गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल। हम उसको तो कहते हैं कि अपना रेडी कर दो, उसको ऑटोमेटिकली डर लग जाता है कि यार अच्छा सुबह आऊँगा और पता चले कि लेटर रेडी हो और मुझे खुदाफिज कह दें। सो प्रोसेस देखिए बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना इंपॉर्टेंट है कि यू आर परफॉर्मिंग वेल, दैट्स वाई वी हैव प्रिपेयर्ड दिस प्लान फॉर यू। आप जाएंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर, 2 सक्सेसर आपके लेवल के ऊपर, फिर वो करना शुरू करेंगे। तो वो हमारा इशूज़ HR का हर जगह यही है, हर जगह, कि हम खाली बैठ के रात को कॉपी पेस्ट करते हैं 2-4 पॉलिसीज़ उठा के, एक उसकी एक उसकी एक उसकी, एक माशाल्लाह पॉलिसी रेडी हो जाती है, वो पॉलिसी सुबह फ्लोट हो जाती है, लोग जो है उसको बाय नहीं करते कि अच्छा ये क्या हो गया। और आप चाहे अटेंडेंस की बेसिक पॉलिसी से लीव की पॉलिसी हो जाए, आप फेल हो जाते हैं फिर। तो वो उस फेलियर से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है 1 क्वालिटी, 2 taking everyone on board, get their feedback, we are planning this, आप बताएं हम कैसे करें। जब वो खुद से बताएंगे ना कि अच्छा हमारे ख्याल में आप अभी ना रोल आउट करें, आप अगले हफ्ते कर लें, अच्छा मेरे ख्याल में आप ये कर लें, ठीक है, और फीडबैक लें, थोड़ा टेलर करें, ऐड करें, गो बैक टू देम, हमने आपकी सुनी, ये कर दिया, अब वी वांट टू रोल आउट। फिर भी लोग नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली इट गेट्स इनसिक्योर, लेकिन लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, एंड देन यू कैन रोल आउट अ गुड पॉलिसी और प्रैक्टिस। यस, एक चीज़ सैचुरेशन लेवल आ गया। ऑब्वियसली एक तो कंपनी अगर ग्रो करी है ना तो सैचुरेशन लेवल कभी भी नहीं आएगा, आप नई मार्केट में जाएंगे कुछ और, देन देयर इज़ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अवेलेबल ना। सो अभी कोई ना महीना पहले मैं देख रहा था, टेलीनॉर ने एक नई CHRO की है, एंड शी हैज़ ऑल एक्सपीरियंस फ्रॉम टेक,
नो HR एक्सपीरियंस. सो लाइक ये जो लेटरल मूव्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो अगर एक का सेचुरेशन आ गया एंड यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ही हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन सेल्स एंड मार्केटिंग, लेट्स गिव हिम अ चांस इन से ऑपरेशंस, एंड उसका सक्सेसर, तो वो फिर इस तरह भी करना है हम. यस, तो वो हम क्योंकि अगेन हमारा जो माइंड है ना वो वायर्ड है कि HR वाला सारी ज़िंदगी HR में जाएगा. यस, फाइनेंस वाला फाइनेंस में ही काम करेगा. जो जितनी भी नई कंपनीज हैं ना वो यही करती हैं, वो सेल से उठा के उसको HR में कर देंगी, HR से उठा के सेल्स में कर देंगी, टेक्नोलॉजी वाले को वो कोई रेलिवेंट फील्ड में करवाएंगी. सो उनको फिर लोगों को भी डाइवर्सिटी रहती है, उनका इंटरेस्ट रहता है जॉब के अंदर, एंड देन दे कीप ऑन ग्रोइंग. तो हमारा माइंडसेट वायर्ड है कि HR से HR एग्जीक्यूटिव से HR मैनेजर से ये करते करते बस HR ही. एंड दैट्स वाई दे आर वेरी रेयर CEOs हु आर फ्रॉम HR बैकग्राउंड, क्योंकि हम एक कन्वेंशनल वे में मूव ऑफ करते रहते हैं. सेचुरेशन ना बहुत कम, अगेन वही बात है 5-10%. अदरवाइज फार्मा की बात करें, टेक्सटाइल, कोई भी सेक्टर, स्पेस हमेशा अवेलेबल है. सिर्फ बात यह है कि अगेन आपने रियलाइज़ उसको अंडरस्टैंड करवाना है कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, एंड देन पीपल वुड रियलाइज़. इनसिक्योरिटी ऑब्वियसली सबके अंदर होती है, खासतौर पे आजकल के सिनेरियोज में स्पेसिफिकली, जहाँ पे मार्केट में जॉब्स नहीं हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन इज़ हिटिंग वर्स्ट लेवल्स. तो वो ऑब्वियसली मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. थोड़ा अगेन हर चीज़ का लॉजिकल एंड जो है ना वो देखना इंपॉर्टेंट है कि एक्शन का इफेक्ट क्या होगा. क्या एक्ट नेगेटिव होगा तो अभी शायद इनिशिएटिव रोल आउट नहीं करना, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कर लें, सुकून से कर लें, ताकि लोग एब्जॉर्ब कर सकें उस चीज़ को. पेपरलेस तो कोई नहीं हो भाई. हमारा पेपरलेस सिस्टम इस तरह है कि हम ईमेल करते हैं और फिर कहते हैं कि प्रिंट लेके आओ और उसके ऊपर फिर साइन करते हैं, फिर वो स्कैन होता है, फिर वो स्कैन होकर जाता है. फिर मतलब है वी आर आधा तीतर आधा बटेर. मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि या आप पेपर यूज़ करें या पेपरलेस हो जाए. स्टैम्प पर, हाँ. सो हमारा मसला ये है कि हम एक चीज़ पूरी अडॉप्ट नहीं करते, और इसी वजह से एम्प्लॉयज़ बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि यार अच्छा एक दिन सिस्टम लॉन्च होता है, 50 सेशन होते हैं, बैनर ये वो, HRIS का लॉन्च हो गया है, और उसके बाद जब वो एम्प्लॉई आता है तो हम उसे लोन के लिए एक प्रिंट पकड़ा देते हैं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन करा के लेके आओ, उधर से करा के लेके आओ, फिर हमें दो. क्लियरेंस के लिए भी इतने साइन करवाने पड़ते हैं. वही बात है कि जो चीज़ें पिछले 20 साल में नहीं हुई थी वो कोविड के 3 महीनों में हो गई. मीटिंग्स ऑनलाइन होना शुरू हो गई. पीपल स्टार्टेड टू नो कि मीटिंग्स हो सकती हैं ऑनलाइन, और काम भी ऑनलाइन बैठ के हो सकता है. यस, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, और रिमोट हो सकता है. ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया. सो वो काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन आई बिलीव अगेन इट्स अ लॉन्ग जर्नी. अभी भी 5-10 साल लगेंगे मेच्योर होने के अंदर, क्योंकि नाउ वी आर बैक टू द सेम ओल्ड बिजनेस मॉडल कि अच्छा ऑफिस के अंदर ही बुलाएं सबको, मीटिंग होनी है तो. यस, फिजिकल इंटरेक्शन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. आई ऑनेस्टली एग्री, फिजिकल इंटरेक्शन द बेस्ट इंटरेक्शन. आप लोगों के आप जेस्चर्स ये वो सारा कुछ देखते हैं, बट अगेन इफ़ देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस, इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन योर पीपल, आप की तरफ मेरी तरफ से वो घर बैठे या कहीं कैफ़े में बैठे मुझे काम करके दे दें, बस. मेरा तो यही उससे एंड ऑफ. हौसला देखिए, ये ग्रेजुअली ना मैच्योरिटी आती है. सो आप पहले दिन अगर आप मैनेजर बने हैं नए, तो आपको बड़ा मुश्किल होगा एब्जॉर्ब करना चीज़ों को. 5-5 मिनट के बाद आप लोगों को पिंग करेंगे, तंग करेंगे, उनकी ज़िंदगी अजाब करेंगे, एंड देन ग्रेजुअली अगेन इट्स अ 2-वे प्रोसेस. वो आपको फीडबैक दें, आप उनको फीडबैक दें, एंड यू गेट मैच्योर एंड लर्न, और फिर आप ग्रेजुअली you get to this level. Again we discuss components. So base पे है, allowances हैं, reimbursements हैं, there is medical reimbursement, there is travel reimbursement, there is fuel reimbursement, वो part बनती हैं. Then incentives. I have a question. I asked this question a couple of years back on LinkedIn, in fact. Now our comp and ben system is based on only one factor, and that is attendance. So हमारा जो salary है वो attendance पे बनती है, right? मैं पूरा महीना टाइम पे गया, कुछ नहीं किया, आई गॉट फुल सैलरी. आप दरमियान में लेट एब्सेंट हुए सारा कुछ, लेकिन काम पूरा करके दिया, यू गॉट सैलरी विद 50 या जो भी छुट्टियों के हिसाब से काट के आ गई. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ जस्टिफाइड दिस सिस्टम इज? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट अगेन, वेरिएबल पे या अगेन परफॉर्मेंस बोनस, बट सम पार्ट ऑफ योर सैलरी इज़ फिक्स्ड, and then the
15, 20, 10%, whatever, that is linked with your KPIs. So if you achieve, say, 90 to 100% KPIs, you get 100% of your variable pay. If you achieve, say, 70, वो बैंड्स बन जाएंगे, 75 से 80% अचीवमेंट है तो आपको इतना मिलेगा. आप अगर 50% से बिलो अचीवमेंट है तो यू वोंट गेट एनी वेरिएबल पे. एंड इफ़ यू अचीव 100% से प्लस, से 120%, तो यू गेट 120% ऑफ योर पे. सो वो उसमें सीन अगेन यही है कि नाउ दे इज़ अगेन दे, वो जो ओनरशिप है ना, देन दैट स्टार्टिंग टू डेवलप. क्योंकि यूजुअली अगेन होता ही है कि मुझे 2 लाख तो मिलना ही मिलना है. सो मैं काम करूँ या ना करूँ तो अगले जून में जाके देखा जाएगा कि मेरी परफॉर्मेंस पे मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलता है. हमारा सिस्टम कोई इस तरह का नहीं है कि आप मंथली बेस के ऊपर या क्वार्टरली बेस के ऊपर यू एडजस्ट देयर, इवन इफ दे आर आउट परफॉर्मिंग, यू गिव देम सम एक्स्ट्रा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. यूजुअली फार्मा में होगा कि अच्छा उसने टारगेट अचीव कर लिए हैं तो उनको 4 बोनस मिल गए. अदरवाइज़ यूजुअली यही है कि आपका साल का साइकिल है, वेट करना है, आपने पूरा साल काम नहीं किया, आखिरी महीने काम करके प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, यू गेट इंक्रीमेंट्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. अगेन ईदर क्वार्टर बेस्ड परफॉर्मेंस, मंथली इज़ वेरी लाइक वेरी क्विक, वो सेल में हो सकता है. हाँ, तो क्वार्टरली अच्छा है कि हर किसी को एक तो हर क्वार्टर में आइडिया हो जाएगा कि हाउ वेल आई हैव परफॉर्म्ड. And then again, it is a two-way. So like if they are outperforming, they are getting some extra pie from the. हर job का target है और हर position का target है, and you can quantify everything. For example, HR recruitment, number of positions closed, done. 5 allot थी, 4 की हैं, 90%, 80% achievement. You need to disburse salary by 30th of the month. Salary 5 को disburse हुई. किस तरह quantify करेंगे? 100% आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कि आपकी अचीवमेंट 30 पे अगर थी, 30 को डिस्बर्स हो गई तो 100% अचीवमेंट. जितने दिन ऊपर जा रहे हैं 100 से डिवाइड करें और वो अचीवमेंट वहाँ पे आ जाएगी. यस, सो हर चीज़ क्वांटिफाई कर सकते हैं आप, एंड क्वांटिफाई करके उसको मेजरेबल कर लें. सो जहाँ पे डायरेक्ट नंबर नहीं है वहाँ पे परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लें. प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, 25 डेडलाइन थी, आपने 28 को किया है, सो 3 दिन का गैप आ गया. तो हर किसी को हो सकता है, बहुत ईजी है. अब आई जस्ट लाइक टू रिस्पॉन्ड, येस दे आर इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज एक्सेट्रा, बट 5% ऑफ द यूटिलाइजेशन, 95% वहाँ पे जाके क्या होता है, आप अगली जॉब के लिए हंट कर रहे हैं और जो वहाँ पे आए हुए हैं वो अपने बिजनेस के लिए हंट कर रहे हैं. And unfortunately, that's why I do not go to any of the conferences, etc. Because there is no fruitful thing that you are getting out of that particular. HR का सिर्फ एक issue ही है. If you see globally, तो there are standards of their professional degrees available for almost all the functions. HR का ना कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, आप बन रहे हैं ISO के स्टैंडर्ड्स कुछ, बट लाइक फाइनेंस में जाएँ तो ICAP, ये वो सारे इंस्टीट्यूशन हैं, दे वैलिडेट, उनका एक प्रैक्टिसेस हैं. HR में नहीं है. इट्स ऑल व्हाट पीपल आर प्रैक्टिसिंग. कभी ठीक कभी गलत, एक कंपनी में ए तो दूसरे में बी, वो इसी वेरी हो रहा है. हर कोई अपने अपने सिस्टम्स बना के बैठा है और कोई यार्ड स्टिक नहीं है. किसी ने किसी चीज़ को किस तरह कर दिया, किसी ने x + y कर दिया, किसी ने x को y से मल्टीप्लाई कर दिया. सो अल्टीमेटली फिर वो, और क्योंकि अगेन इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड मोस्टली बाय द हेड CEOs और द ओनर्स. सो हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि अच्छा मैनेजर को एक मैनेजर को 2 देना, दूसरे को 4 देना, ओके कर देते हैं, कोई बात. अब फाइनेंस की बैलेंस शीट में ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि अच्छा डेबिट को क्रेडिट में डाल दो, क्रेडिट को डेबिट में डाल दो. वो एक सेट पैटर्न, स्टैंडर्ड सेट है, हमारा नहीं है. सो वी कीप ऑन डूइंग दैट. और जहाँ पे है भी अगेन, क्योंकि ओनर नोज कि अच्छा दिस इज़ माई कंपनी एंड आई कैन मेक एनी डिसीजन, आई कैन ब्रीच द गैप्स एंड एवरीथिंग. सो इस वजह से फिर वो प्रॉब्लम्स रहती हैं हर जगह के ऊपर. अब HR परफॉर्मेंस रिव्यूज़ मीटिंग का पार्ट होता है, HR डाटा को असेस करता है, लेकिन अगेन मैं जिस तरह पहले कहा था, हम डे टू डे में इतना बिजी हैं कि हम वो स्ट्रेटेजिक साइड के ऊपर जा नहीं पा रहे. सो अभी तो हमने वो प्रोसेस ही रोल आउट नहीं किया भाई. ये तो प्रोसेस हार्डली कोई 10-15 कंपनीज 50 में होगा परफॉर्मेंस रिव्यू का. परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करना लाइन मैनेजर का काम है, HR का नहीं काम. HR कैन इंश्योर कि वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है. वैसे अगर कहीं पे ग्रीवेंस है तो वो उस प्रोसेस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करेगा, बट मैं उसकी परफॉर्मेंस को जज बिल्कुल नहीं कर सकता कि उसने इतनी अचीवमेंट की या नहीं. देन फिर तो मैं सारा दिन यही करता रहूँगा, फिर मैं लोगों की वेलफेयर, वेलबींग, डेवलपमेंट वो कुछ भी नहीं कर सकता. अगेन टोटल रिवॉर्ड
is very diverse. It's not only salary and benefits, it's everything that part of that work. और इसके अंदर एक मैं कल बल्कि आप लोगों को दिखाऊंगा भी एक एनालिटिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, how you translate everything into numbers, and second, how you present your numbers to even your employees, that how much you are investing on them. So it is very important. Even आप इतनी डिटेल में जाना चाहें तो आप ये भी जा सकते हैं कि अच्छा ये लाइट कॉस्ट थी, ये कितनी थी, ओवरऑल फूड की कॉस्ट, सारा कुछ कॉस्ट, एंड यू कैन टेल एवरीथिंग टू योर मैनेजमेंट कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग या कॉस्ट ऑफ वर्क, वो कितनी है, और फिर रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है. सो नंबर्स हर जगह से निकल सकते हैं. नंबर्स का मसला नहीं है, बात यह है कि आप कितने टैक्स नंबर सेवी हैं एंड टेक्निकल हैं कि आप वो नंबर्स को ले सकें. देयर आर फ्यू मॉडल्स. सो वन इज़ ट्रेडिशनल, अगेन एज वी डिस्कस, फिक्स सैलरी हर महीने मिल जाएगी, काम करें ना करें कोई बात नहीं है, अटेंडेंस आ रही है. सेकेंड, कैफेटेरिया और वट एवर यू कैन कॉल द ऑप्शन टू चूज वट यू वॉन्ट टू हैव. एंड इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू कोट मी, ये कहीं कोई कर रहा है, और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वील डिस्कस ये वाला फैक्टर. सो हाउ कैन वी डेवलप? किसी के पास आइडिया है कि वन योर द नेम इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द मॉडल कैफेटेरिया. if you go to say McDonald's, if you say to McDonald's में Subway, so you make your own burger, you pick and choose 7 इंच का सैंडविच, लेटस डालना है, कुकम्बर डाल, सो आप खुद बनाते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू. फॉर एग्जांपल, सैलरी तो ठीक है, एक कंपोनेंट है, रहेगी. देयर इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ हेल्थ इंश्योरेंस. नाउ हेल्थ इंश्योरेंस में हम हर किसी को इंश्योरेंस दे देते हैं. नहीं जी, बस यही है, लेनी है तो लेनी तो नहीं. नाउ देयर आर एग्जांपल्स दैट हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग. नाउ वाइफ इज़ वर्किंग विद यू, हस्बैंड इज़ वर्किंग विद समवेयर एल्स, और हस्बैंड को हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई है वहाँ से. नाउ वाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज़ यूजलेस. व्हाट यू कैन ऑफर इज़ हेल्थ इंश्योरेंस और कैश. सो जो 4,000 प्रीमियम आपने पे करना है इंश्योरर को, आप एम्प्लॉय को पे कर दें. सिंपल, फ्लेक्सिबल हों. हम अभी तक वही है कि कार्ड देंगे, कार्ड लेना तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला हम नहीं. पेरेंट्स, बहुत से लोग आ कहते हैं कि मैं मैरिड नहीं हूँ, तो मेरी पेरेंट्स को ऐड कर दें. नहीं जी, नहीं हो सकता, या शादी कराओ पहले. सो हम इतने हार्ड कोडेड हैं प्रैक्टिसेस के अंदर कि हम उस फ्रेम में जाते ही नहीं हैं, और उसकी वजह से हम एम्प्लॉई लूज़ कर देते हैं. सो से हेल्थ इंश्योरेंस है एंड कैश बेनिफिट है, दोनों पैकेज रखें. 4,000 आपने इंश्योर को भी देना है, आप कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दे रहे, वो 4,000 उठा के एम्प्लॉई को दे दें. सेम गोज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस. आपने एक मंथली प्रीमियम देना है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस पहले से हुई है, मुझे कैश दे दें. सेम गोज़ फॉर सेम गोज़ फॉर सेल फोन. आप हर चीज़ को, और देखिए ये अगेन ये पिक एंड चूज़ मॉडल होगा. इन्वेस्टमेंट कहीं पे एक्स्ट्रा नहीं हो रही. बात सिर्फ ये है कि उस एम्प्लॉय को जो चाहिए वो ले रहा है, और उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो मोटिवेशन है, और उसकी जो इंगेजमेंट है, वो इंक्रीज़ हो रही है. आप कंपनी ट्रांसपोर्ट देते हैं, उस पर भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. वो बंदा या बंदी अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के साथ भी आ रहा है, सो आप उसको कैश दे दें. तो जितना मॉडल फ्लेक्सिबल करेंगे लोगों के लिए, उतनी ज़्यादा आसानी होगी. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू सेल इवन टू. हमें लोगों को सेल करना नहीं आता बहुत सी चीज़ें. सो जब हम ऑफ़र नेगोशिएट कर रहे होते हैं ना, तो हम सैलरी तो बता देते हैं, और वो कहते हैं सैलरी बस 50,000, बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट है जो आपका अगेन टोटल कॉम्प बनती है. आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम, यू आर पेइंग फॉर देयर फूड फॉर एग्जांपल, यू आर पेइंग फॉर देयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. सो यूजुअली नाउ द गुड कंपनी डज, वो सारा इम्पैक्ट ऐड करके भेजती हैं कि आप उस कंपनी में 60 ले रहे हैं, दैट इज़ योर टोटल कॉम्पनसेशन. हमारे पास योर टोटल कॉम्पनसेशन इज़ 90,000, तो हम 30,000 आपको पहले ही एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेट करवाना. नंबर्स हम नहीं ट्रांसलेट करते क्योंकि इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं आता. हर किसी को कैश की समझ आती है कि अच्छा मुझे तो 50,000 कैश मिला है, वहाँ पे मेरी सैलरी 60,000 रुपये है. और एक सर्टेन लेवल पे हो सकता है. जो नीचे से ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, उन पे ये बेनिफिट सेल इतना नहीं होगा क्योंकि दे डील विद द कैश. उनके लिए 20-25 हज़ार इज़ समथिंग दैट मेक्स सेंस फॉर देम. बट जितना ऊपर जाते जाएंगे ये ट्रांसलेट करना इजी होता जाएगा. एंड अगेन हमें खुद ट्रांसलेट करना आएगा ना, फिर हम ट्रांसलेट कर सकेंगे. तो हमें खुद नंबर क्योंकि नहीं पता होता, इसलिए हम भी कहते हैं अच्छा तो आप उधर ही चले जाइए. सी वही बात है कि आपको थोड़ा सा ना खुद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा.
अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अप्रोच चेंज करेंगे उतना ईजी होगा टैलेंट को लेके आना, और उतना ही ईजी होगा रिटेन करना। लोग छोड़ के भी जा रहे होते हैं 5-10 हज़ार के इम्पैक्ट के ऊपर, लेकिन उनको वो वैल्यू समझ नहीं आ रही थी। फॉर एग्जांपल मैं ये बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है एंड से एक अगर उस पर एक दफ़ा खुदा न खास्ता एक केस ही या एक एक्सीडेंट हो जाए तो 3-4 लाख रुपए सीधा सेव हो सकते हैं। आपकी इंश्योरेंस इतनी होती है। नो पीपल डू नॉट नो कि अच्छा ये चीज़ हमें कितना बेनिफिट दे सकती है। सो आप इधर अगेन आपने जब ये करनी है ना कन्वर्सेशन या जब पैकेज बनाना है, तो यू नीड टू टेक एवरी एस्पेक्ट कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इफ़ यू विल टेक इट, आप खुदा न खास्ता कल कुछ होता है तो आपकी पूरी फैमिली 1 लाख 2 लाख 3 लाख की कवरेज है वो सेव हो जाएगी। और अदरवाइज इफ़ यू आर कवर्ड ऑलरेडी समवेयर यू गेट दिस कैश, और आपने जो करना है वो कर लें। सो हाउ वी डिटरमिन व्हाट टू पे इज़ एज वी टॉक्ड इट्स बेस्ड ऑन द जॉब इवेल्युएशन मॉडल्स एंड डिफरेंट। मर्सर का सुना होगा नाम, सबसे वाइडली यूज मॉडल है। हे का मॉडल है। जॉब्स क्लासीफाई होती हैं रेलिवेंट में, हम कल थोड़ा सा उससे गो थ्रू भी कर लेंगे। हर जॉब की रेलिवेंट वर्थ मैयर होती है कि ये जॉब किस लेवल की है। फॉर एग्जांपल छोटी कंपनी में उन्होंने जनरल मैनेजर का टाइटल दिया हुआ है, बट हो सकता है कि मार्केट के अंदर वो जनरल मैनेजर इज़ इक्विवेलेंट टू मैनेजर। वो अगेन वो फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, वो 8-10 फैक्टर्स पे जॉब रेट होती है। आप मेजर करते हैं एंड देन आप उस जॉब का कॉम्प एंड बेन डिसाइड करते हैं कि कितना इसका मार्केट का रेम्यूनरेशन है, और फिर आप प्रोसीड करते हैं। एंड देन क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो क्लस्टराइज जॉब्स क्लस्टर्स के अंदर बन जाती हैं, एंड देन उस क्लस्टर को फिर आप सैलरी एंड बेनिफिट्स अलॉट कर देते हैं, और उसके बेस के ऊपर फिर वो डिसाइड होता है। पॉइंट सिस्टम में अगेन मैनेजर्स उनको हर जॉब को पॉइंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे अगेन रेट कर देते हैं कि से इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस की जो वेटेज है वो 4 आउट ऑफ 5 है, एजुकेशन की वेटेज 3 आउट ऑफ 5 है, स्किल्स की वेटेज 5 आउट ऑफ 5 है, और उसके वेटेड क्राइटेरिया के बेस पे फिर आप उस जॉब की वर्थ डिसाइड कर देते हैं। ये कहीं पे हो रहा है। दिस इज़ फॉर समवन हु इज़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड and they upgrade their education or skills and you pay them something. So say आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, उसने यस आप कर लियो और आपने कहा कि अच्छा ये कर लेंगे, या अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है कि वो एमएस कर लो तो एक अलाउंस मिल जाता है। सो दैट इज़ पे फॉर योर नॉलेज और पे फॉर स्किल्स। अगेन ये मल्टीपल फैक्टर्स आप बिल्ड कर सकते हैं लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए। कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी एक दफ़ा की, आप उसको कह रहे हैं कि आप अपने आप पे खुद इन्वेस्ट करें, एंड वंस यू आर डन विल ऐड 10-15 वट एवर द केस इन योर सैलरी। सो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या है कि उसके पास नया स्किल आ गया जो आपने कल को प्रोग्राम रोल आउट करना था, से आपने एसक्यूएल या कोई भी टेक्नोलॉजी रोल आउट करनी है, वो खुद से लर्न करके आ गया, आपकी वन टाइम कॉस्ट सेव हो गई, एंड देन यू स्टार्टेड टू गिव द इंक्रीमेंटल बेनिफिट इन द सैलरी। वही जो जनरल टर्म्स हैं, पे कंप्रेशन है, जब डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस को इक्वल मिलता है, और यही डिसकॉन्टेंट में आता है समटाइम्स के आप एक से इंजीनियर को यहाँ पे एचआर दोनों की सैलरी सेम होंगी तो वो डिसकॉन्टेंट में रहता है कि अच्छा मेरा तो टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल डिग्री है, तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। एंड येस यू नीड टू पे, आपकी वो गैप वो बैंड डिफाइन होने चाहिए हर सेगमेंट के लिए, ताकि हर किसी की पे उसके अकॉर्डिंगली उसको मिले। एंड pay inversion is when the external market changes so rapidly that the new employees are actually paid more than the experienced employee। जी यूजुअल डिलेमा कि आपने उसको 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख पे उसको हायर कर लिया, मुझे 50 पे, ये है हर जगह पे है, बट आई गेस वी नीड टू वर्क ऑन दैट। और अगेन वही बात है कि आपके पे बैंड्स बने होंगे ना, तो देन यू कैन प्ले वेल। आपको आइडिया है कि आप कितने बैंड में किसको लेके आ सकते हैं, और लॉजिकल जस्टिफिकेशन अवेलेबल होगी। एंड देन आप जो एक्चुअली हायर्ड एम्प्लॉई है उसको कितना आप नेक्स्ट लेवल पे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लेके जा सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में फ़र्क है ना। एक मुझे पता, मैं अपनी तरफ से बहुत टॉप परफॉर्मर हूँ, बट जब आप परफॉर्मेंस अप्रेज करेंगे ना या रेट करेंगे एक्चुअल, तब सीन क्लियर होता है कि अच्छा मैं तो 2 आउट ऑफ 5 हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो एक्सपेक्टेशन है ना वो साथ साथ क्लियर करते रहें। सैलरी स्लिप है यूजुअल में, मेरे पास एक सैलरी शीट है। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द सैलरी शीट तो आप आई विल जस्ट ओपन इट अप। दिस इज़ टिपिकल वन, योर डेजिग्नेशंस, ब्रांच,
Again, the date of appointment, then comes your gross salary, and absent days, unworked days. So यूजुअली जो सैलरीज कैलकुलेट हो रही हैं वो 30-31 डेज या मंथली बेस के ऊपर है. द फार्मूला इज़ दैट यू डिवाइड द ग्रॉस सैलरी विद नंबर ऑफ days in month and multiply that with the number of present days, और वो आपकी सैलरी आ जाती है. और उसके बाद फिर बाकी उसके ऊपर टैक्स एक्सेट्रा वो सारा कुछ होके दैट बिकेम लाइक दैट टेक यूजुअली नेट पे. तो हर जगह पे अभी मोस्टली अगेन यही फार्मूला यूज़ हो रहा है. The thing that is being exercised is again is one the variable pays, two performance bonuses on every month. Sales में specifically यूज़ होता है, लेकिन I guess we need to do more in even for all of the departments, HR, marketing and quarterly basis पे हो तो ज़्यादा easy रहेगा measure करना, gauge करना. लेकिन we need to start with the top first. पहले जो 8-10 डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं CEO के या जिसके भी, वहाँ से स्टार्ट हो एंड देन उसको ट्रिकल डाउन करें नीचे वाले लेवल्स के ऊपर. लेकिन इम्पॉर्टेंट अगेन उसमें यही है कि जितनी मेथडोलॉजी क्लियर होगी और जितना प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड होगा और लोगों का ट्रस्ट होगा, उतना ज़्यादा लोग ओन करेंगे. स्टिल हर किसी को होगा कि मेरी सैलरी 2 लाख है तो मुझे पूरी मिलनी चाहिए, बट अगेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एंड वी नीड टू डेवलप दैट कल्चर. सो पे फॉर परफॉर्मेंस वाला कल्चर जब तक हम नहीं लेके आएंगे, HR would keep और ऑर्गेनाइजेशन would keep on rolling in between. किसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा है हफ्ते महीने के अंदर भी, बट ही और शी गेट्स द सेम सैलरी विच द अदर पर्सन डज, और वो डिसकॉन्टेंटमेंट इंटरनली कहीं ना कहीं क्रिएट होती रहती है हर दफ़ा. सो दैट नीड्स टू बी डन. वापस जाएं, जो मॉडल जो मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो अभी तक मॉडल है ना पेमेंट का या सैलरीज़ का, वो है बेस्ड ऑन अटेंडेंस. दी टिपिकल जनरल मॉडल हर जगह पे कि आप पूरा महीना आएँ, काम ना भी करें, आपको सैलरी पूरी मिल जाएगी. एक बंदा पूरा महीना आया, 2 एब्सेंट्स हो गई, सैलरी कम मिली, या पूरा महीना काम किया और एब्सेंट हो गया तो सैलरी कम मिली. सो उसी से जो ट्रांजिशन है ना वो करना है पे फॉर परफॉर्मेंस. सो ठीक है, टाइम अगर क्रिटिकल है, फॉर एग्जांपल सर्विस की जॉब है, कस्टमर सर्विस की जॉब है, आप वेटर या कोई जिसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे अटेंडेंस आएगी तो फिर सैलरी मिलेगी. लेकिन जो जॉब्स जिनमें परफॉर्मेंस इज़ दी ओनली यार्डस्टिक, आप प्रेजेंट हैं नहीं हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे घर से बैठ के कर रहे हैं, किसी कैफ़े से कर रहे हैं, वहाँ पे फॉर परफॉर्मेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि आपने जितनी कंट्रीब्यूशन की अगेंस्ट असाइंड ऑब्जेक्टिव्स या KPIs, आप उसकी बेस पे उसको या तो अप्रिशिएटिव पे कर दें या डेप्रिशिएटिव पे कर दें. परफॉर्मेंस मेजर करना इज़ योर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ एक फाइनेंस वाले की परफॉर्मेंस? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता उसका कि उसने जो बैलेंस शीट बनाई थी वो ठीक थी या नहीं थी. 2 भी हों, आप 2 एम्प्लॉयज़ भी हों, सेल्स वाले ने जाके 5 कस्टमर से मिलना था, वो मिल के आया या नहीं आया, आई डो नॉट नो. ये उसके लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. HR का काम है इंश्योर करवाना कि प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस में कोई गैप तो नहीं है, ग्रीवेंसेस तो नहीं है लोगों की, ट्रांसपेरेंसी है. और ट्रांसपेरेंसी भी अगेन एक लेवल तक होगी. बायसनेस हमेशा रहेगी, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग है वहाँ पे बायसनेस रहेगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. मुझे एक बंदा अच्छा लगता है, मैं उसको ऊपर रेट कर दूंगा. मेरी एक बंदे से सुबह ही अनबन हुई और आज ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होना है क्या? सो आप ये हमेशा रहेगा, ये ह्यूमन टच हमेशा रहेगा. लेकिन मिनिमाइज़ कैसे हो सकता है? अगेन कि आप जितना क्वान्टिफाई कर सकें. सो नंबर्स को ब्रीच करना इतना इजी नहीं है. ठीक है, लाइन मैनेजर कहेगा कि अच्छा 5 सेल्स की लीड थी लेकिन तुम तो गए नहीं, या मुझे वहाँ से फीडबैक अच्छा नहीं आया, वो एक बात की डिस्कशन है. बट अगर 5 थी और मैं 5 कस्टमर्स को मिल के आया हूँ और मेरे पास एविडेंस अवेलेबल है, तो मैं काउंटर ज़रूर कर सकता हूँ. तो ये देखिए फैक्टर हैं, आप नहीं निकाल सकते ह्यूमन टच को. ह्यूमन टच इम्पॉर्टेंट है, मशीन्स नहीं है यहाँ पे कि अच्छा मशीन परफॉर्मेंस मेजर करे. लेकिन अगेन बात वही है कि प्रोसेस इतना अच्छा हो जाए कि उसमें चांसेस कम हो जाएं, बट चांसेस हमेशा रहेंगे. जितना मर्जी अच्छा प्रोसेस बना लें, जितना मर्जी अच्छा सिस्टम हो, हैक भी हो जाता है, मैनिपुलेशन भी हो जाती है. लोगों को पता, लोग अटेंडेंस के सिस्टम है, आप GPS सारा कुछ लॉक करते हैं, पीपल देन मैनिपुलेट. सो देयर आर सिस्टम्स टू मैनिपुलेट. They are antivirus for every virus and there are virus for every antivirus. There is one
हार्ड रूल ऑन इंटेग्रिटी। पहली चीज़, अगर तो इंटेग्रिटी ब्रीच हो रही है ना, देयर इज़ नो क्वेश्चन, ज़ीरो टॉलरेंस। चाहे वो टॉप परफॉर्मर है, 200% अचीवमेंट किया, यू नीड टू टेक डिसीजन, ही और शी नीड्स टू गो। दूसरा, से देयर आर सम थिंग्स जो वो मैनिपुलेट कर रहा है बट इंटेग्रिटी कहीं शायद ब्रीच नहीं हो रही, बट वो ना सिस्टमाइज किस्म की मैनिपुलेशन है, उसको पता है कि मैं ऐसे कर लूँगा ना तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। अगेन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ इम्पैक्ट हो रही है ना, वैल्यूज़ पे यूजुअली देयर इज़ नो टॉलरेंस एट ऑल। आप ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी हमारा इशू यही है कि हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, खैर है, लेट गो। लेकिन वैल्यूज़ पे अगर आप टॉलरेंस देना शुरू कर देंगे ना तो फिर वो कल्चर बिल्ड हो जाएगा कि अच्छा एक दफ़ा गुस्सा किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, यस अच्छा, फिर दूसरा इसको देखेगा कि यार अच्छा ये इसको गाली दे रहा है, कुछ नहीं हुआ, मैं भी देता हूँ, एंड देन वो कल्चर बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है। सो आपने अगर इंश्योर रखना है कि रिस्पेक्ट हर किसी की हो, काम कोई नहीं कर रहा तो देयर 100 वेज टू गेट इट डन। निकाल सकते हैं आप, वार्निंग दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइन मैनेजर पहले उसके साथ डिस्कशन करे। देयर शुड बी अ कोचिंग सेशन बिटवीन हिम एंड लाइन मैनेजर। आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरी कहने से ठीक हो गया, नहीं हुआ, सेकेंड इंस्टेंस गो टू HR, टेल देम द स्टोरी, लेट देम इंटरवीन, लेट देम हैव अ ईदर फॉर्मल कोचिंग सेशन और इनफॉर्मल। फिर नहीं हुआ, थर्ड इंस्टेंस लॉक इट, शो कॉज, वार्निंग एक्सेट्रा, क्लोज। बट अगर ब्रीच कम है, अगर बहुत ब्रीच है, ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है, कोई मार हो गई है, तो नो ब्रेनर, फिर यू नीड टू क्लोज द केस। इसी तरह फॉर एग्जांपल आई गेस टेलीनॉर है, जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नंबर हैं, 2-3 दिन आपने लगाने हैं, वो आपके परफॉर्मेंस का पार्ट होते हैं, दे रेट एंड देन वो उसके अगेंस्ट एग्जांपल शेयर करते हैं। सो अगेन कंपनीज यूज़ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, एक लोगों को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, दूसरा वो पूरा बिहेवियर और कल्चर चेंज करने के लिए, तो वो प्रैक्टिसेस यूज़ होती रहती हैं। तो वी विल सी, कल के लिए मुझे बता दें व्हाट वी नीड शुड फोकस सो दैट आई कैन कम अप विद दैट कंटेंट इफ आई नीड टू टेल इट, सो दैट हम अकॉर्डिंगली चीज़ें डिस्कस कर लें इफ़ यू फील एनीथिंग। अच्छा, वो एनालिटिक्स, यस, एक वी विल सी, एक वो इम्पॉर्टेंट है, वी नीड टू सी हाउ नंबर्स ट्रांसलेट, नंबर्स का फ़ायदा क्या है, और बाकी एनीथिंग यू विच वी कैन ऐड ऑन। अब वही कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट के अंदर कैसे रिटेंशन कर सकते हैं, अगेन दैट वेरीज फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, लेकिन आपका ओवरऑल जो पाई है ना, या जो बुके है, उसमें से कुछ ना कुछ आप वो बनाना पड़ेगा कि आपके पास अवेलेबल क्या क्या है, आपके पास से सैलरी में कितना गैप अवेलेबल है, या कितना आपके पास बजट है। यूजुअली अगेन फैक्टर एक या सैलरी होती है या प्रमोशन, दो मतलब है, दो चीज़ों पे लोग जा रहे होते हैं कि उनको अच्छी पोजीशन मिल गई है कंपनी के अंदर किसी और कंपनी में, या फिर उनको सैलरी का बहुत जंप मिल गया है। बेनिफिट पे लोग अगेन, अगर तो छोटे बेनिफिट्स हैं ना, हेल्थ लाइफ, उस पर कम जाते हैं। जो मेजर हैं कि अगर कार मिल गई है नेक्स्ट कंपनी में और वहाँ पे फ्यूल भी ऐड हो गया है तो वो इसलिए चले जाएंगे। तो वो आपने अगेन देखना है कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है आपकी अपने पाई के अंदर, आपके अपने बके के अंदर। कंपनी ये यूज़ करती हैं कि वही 4 साल का प्लान, गाड़ी दे दी, कंपनी ने खुद दे दी और 4 साल के बाद आपकी हो जाएगी, या शेयरिंग मॉडल के ऊपर, या सेम लैपटॉप, मोबाइल। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा यार 2 साल, अब अगले साल गाड़ी मेरी हो जाएगी तो फिर जाऊँगा। तो वो, या प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी रख देते हैं कि 3 साल के बाद आपको से डबल मिल जाएगी। तो वो लोग फिर अगेन थोड़े से उसके केस के अंदर, लेकिन अगेन ये हम जैसे लोग करेंगे। जो जेन ज़ी है ना, दे वोंट वेट फॉर कि अच्छा मुझे 3 साल बाद ग्रेचुटी मिलेगी, तो उनको मेरा 50,000 का जंप, दे मूव ऑन, दे थिंक अच्छा वहाँ पे जाके ना मैं इससे डबल बना लूँगा।